आदाब, जय हिंद जनाब में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जी सलाम। हम लगातार मुल्क के वीर सपूतों की दास्तान सुना रहे हैं, उनके उस दर्द को बयान कर रहे हैं जिसे किसी ने समझने की जहमत नहीं उठाई। कौन समझेगा उनका दर्द, भला जिनकी धड़कनें न चोट खाई है, ऐसा दर्द जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकता है। हम जब किसी सरहद के मुहाफिज के बारे में सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि एक ऐसा बहादुर जवान जो हर वक्त अपने देश पर जान कुर्बान करने को तैयार रहता है, लेकिन उसके दिल के दर्द को किसी ने महसूस नहीं किया। मोहब्बत करने की उम्र में वो जंगलों में भटकता रहता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, रेगिस्तानों में तैनात रहता है, बर्फीली ज़मीन पर साबित कदम रहता है। ना खून जमा देने वाली सर्दी उसे हरा पाती, ना रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी उसे पस्त कर पाती। इन जवानों की जिंदगी किसी बंदगी से कम नहीं। जवानों के सीने में जो दिल धड़कता है उसमें अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत और दुश्मनों से शदीद नफरत का ज्वाला फूट रहा होता है। मुल्क के दुश्मनों पर गोली चलाते वक्त कभी उसके हाथ नहीं कांपते, किसी दहशतगर्द को ठिकाने लगाते वक्त कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन अगर अपने मुल्क में किसी शहरी को तकलीफ हो जाए तो वही जवान फरिश्ता बन जाता है, अपने हम वतन भाई की मदद में जी जान से जुट जाता है। अगर मरीज है तो अपनी पीठ पर लाद कर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाता है। दिल में दर्द होते हुए भी चेहरे पर खुशियों की चमक का हुनर एक जवान ही रखता है। वतन से मोहब्बत रोने नहीं देती, अपनों से दूरी हंसने नहीं देती। आज हम तारीख के उसी सादे सफ़हात पर दास्तान लिख रहे हैं जो नहीं लिखी गई है, न कही गई है, न सुनी गई है। एक शहीद की शहादत और बहादुरी के किस्से तो बयान हुए, लेकिन उसके दिल के छालों को ना तो किसी ने देखा न लिखा। आइए उन छालों का मरहम बने, उनके दिल के सुकून का जरिया बने, उनके हमदर्द बने। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। जुबान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, मैं वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। जब हम सुकून के साथ सोते हैं तो उस नींद में उनका भी हिस्सा होता है, जिनकी बेचैन आंखें रात दिन हमारी हिफाजत के लिए जागा करती है। उनकी निगहबानी हमें चैन से ज़िंदगी जीने का भरोसा देती है। उनकी मौजूदगी हमें खुशियां पर इतराने का मौका देती है। लेकिन खुशियों के लम्हे गम में उस वक्त तब्दील हो जाते हैं जब इन मुहाफिजों की शहादत की खबर आती है। उस वक्त जख्म और गहरे हो जाते हैं जब उनकी शहादत के बाद कुनबे वाले अपने मांगों को लेकर बरसों से भटक रहे होते हैं। आज जय हिंद जनाब में हम बात करेंगे शहीद मोहम्मद हुसैन और उनके ख़ानदान की, जो 20 सालों से सरकार की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी से गिला करे कोई। किससे गिला करे, किससे शिकवा करे, किससे फरियाद करे, किसे अपनी आप बीती बताएं। कौन नहीं जानता कि हम पर क्या गुजर गई। खाक के वतन का कर्ज उतारा
खून का नजराना पेश किया, शहादत की फेहरिस्त में अपना नाम जली हरफों में दर्ज कराया। लेकिन ऐसे भुला दिया गया। 20 साल से अपने वाजिब हक के लिए घर वालों को मुतालबात करने पड़ रहे हैं। जी हां, 20 साल। वो 90 की दहाई थी जब पुंछ में मिलिटेंसी उरूज पर थी। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन कोई वारदात पेश न आए। ऐसे ही हालात में जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान मोहम्मद हुसैन बड़ी दिलेरी से इन तमाम मार्कों को सर कर रहे थे, अपने मुल्क वासियों की हिफाजत में मसरूफ थे। मोहम्मद हुसैन की दिलेरी और बहादुरी से खुश होकर पुलिस महकमे के आला हुक्काम ने उन्हें कांस्टेबल से हवलदार बना दिया। हुसैन कुर्बानी का जज्बा लिए राह हक की तरफ बढ़ते ही चले गए और बातिल ताकतों को शिकस्त मिलती चली। 8 मई 1999 को मोहम्मद हुसैन और उनके साथियों को खबर मिली कि सूरनकोट के लासना गांव के पास कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं। इस खबर पर मोहम्मद हुसैन अपनी पार्टी के साथ लोकेशन पर निकल गए। मोहम्मद हुसैन और उनके साथियों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया, पूरे इलाके को घेर लिया। इस दौरान पुलिस के साथ सीआरपीएफ और फौज भी थी। दहशतगर्दों ने फोर्स को आता देख अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दुश्मनों से लोहा लेते हुए मोहम्मद हुसैन ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। लेकिन मुल्क की हिफाजत करते हुए मोहम्मद हुसैन को भी कई गोलियां लगी, जिससे वो अपने जख्मों की ताब न ला सके और वो शहीद हो गए। जब कोई देश की कोई ऐसी बात आती थी तो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते थे। अब उधर भी कुर्बानी दी उन्होंने, और क्या किया, देश ही के लिए तो कुर्बानी दी है, तो वो भी कुर्बानी दी है। जब इतने देशभक्ति आदमी थे फिर उनके साथ कोई इंसाफ होना चाहिए था। मोहम्मद हुसैन अपने पीछे अहलिया, 3 बेटे और 2 बेटियों को रोता बिलखता छोड़ गए। उस वक्त मोहम्मद हुसैन की बड़ी बेटी 15 साल की थी, जबकि बाकी के बच्चे 10 साल से भी कम उम्र के थे। शहादत के वक्त सरकार और अफसरान की जानिब से वादे किए गए थे। कहा गया था कि जब बेटे बड़े होंगे तो इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती किया जाएगा, लेकिन आज तक उन वादों पर अमल नहीं हुआ। घर वाले अपनी अर्जी लेकर कई बार आला हुक्काम से मिले, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। घर पर मुसीबत उस वक्त और बढ़ गई जब बच्चों की मां यानी शहीद मोहम्मद हुसैन की अहलिया का भी 2004 में इंतकाल हो गया। शहीद मोहम्मद हुसैन जो 99 में वफात पा गए थे, इस मुल्क के लिए शहीद हो चुके हैं। तो सर उसके बाद ना हमारे घर में बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे रह गए थे। भाई हैं मेरे 3, तो छोटे छोटे हैं। 2 भाई बहुत ही छोटे थे। तो तब सर गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत से वादे किए थे कि हम आपको पूरा हक देंगे, ये मुल्क के लिए शहीद हो गए हैं, तो हम इनकी कुर्बानी को हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो सर त्यौहार तो हम उनका मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे साथ पूरा इंसाफ जो है वो नहीं किया है। 2004 में जो है हमारी मम्मी की भी डेथ हो गई। तब तक वो पेंशन भी मिलती रही, उसके बाद कोई पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिली। एक बहन भी है मेरे साथ जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, वो गाड़ी में है, उसके बोल रहे थे कि उसके नाम पे पेंशन हो जाएगी, तो उसको भी कुछ नहीं आज तक मिला। आज शहीद के बच्चे बेयारो मददगार हैं। मां के मरने के बाद पेंशन भी मिलना बंद हो गई। शहीद मोहम्मद हुसैन की छोटी बेटी की जहनी हालत भी ठीक नहीं है। बेटे मजदूरी करते हैं, एक बेटा तो ऑटो रिक्शा चलाकर जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। इस मुसीबत में भी इन शहीद के बेटों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा देखिए, हौसला देखिए, हिम्मत देखिए। इनका कहना है कि अगर हमें अब भी मौका मिले तो हम मुल्क की हिफाजत में एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। 99 में जो है मेरे पिता की डेथ हुई थी, तो उधर उन्होंने उस टाइम पर 2 मिलिटेंट को मारा भी था और उसके बाद अपनी जान भी जो है वतन के ऊपर कुर्बान कर दी। तो बात सरकार से यही है हमारी कि उसके बाद आज तक हमारे साथ तो उस टाइम डीजी साहब ने बहुत वादे किए थे कि आपको जब आप बड़े होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हम उस टाइम 9-10 साल के थे, छोटे छोटे थे, तो आज तक हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना ही उसके बाद कोई हमारे पास आया। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि आज भी हम जो है अपने जज्बात पे खड़े हैं
कि हमारे पिता ने अगर जान के पीछे, अपनी देश के पीछे अपनी जान अगर कुर्बान की है तो हमें कोई ना कोई पुलिस में ले जाएं या कोई भी और भी बेनिफिट दें तो हम तैयार हैं। हमारे पिता की डेथ हुई जो कि सुनकोट लसाना में शहीद हुए, और हमारे पिता ने 2 मिलिटेंटों को भी मारा, तो हमें उनकी बहादुरी पे फ़ख्र है। आज भी हम सरकार से ये अपील करते हैं कि आज भी अगर हमें मौका दिया जाए, हम भी अपने पिता की कुर्बानी को अपने जज्बे से बरकरार रख सकते हैं। मैंने अपने जो शहीद मेरे मोहम्मद हुसैन जो नानू थे, मैंने उनकी बहुत बातें सुनी हैं कि 1999 में वो शहीद हुए थे सुनकोट लसाना में। आज भी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि उन्होंने अपने देश के लिए मतलब कुर्बानी दी है, और उससे हमारा जो जज्बा है वो भी मतलब काफ़ी बढ़ गया है पहले से, कि अगर उन्होंने जान मतलब हम हमारी पैदाइश से पहले ही है, लेकिन आज हमारा जो जज्बा है उन्होंने आला कर दिया अपनी कुर्बानी से। मोहम्मद हुसैन जैसे जाबाजों की दास्तान तो तारीख के सफ़हात पर दर्ज हो गई, लेकिन उनकी शुजाअत की दास्तान तभी मुकम्मल होगी जब उनके अहले खाना को मुनासिब हक मिले, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे मुल्क में शहीद जवानों का क्या मर्तबा है, कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है। शहीदों को मुकम्मल हक मिलने से दूसरे लोगों में भी सरहद पर शहादत का जज्बा पैदा होगा। जो हसरत थी वो निकली तो मगर पूरी कहाँ निकली, तमन्ना लब तलक तो आ गई पर बेजुबान निकली। पुंछ जिले के सीमावर्ती गांव खड़ी करमाड़ा के रहने वाले मोहम्मद हुसैन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त की सरकार और पुलिस महकमे की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इनके परिवार को हर वो सुविधा मिलेगी जो एक शहीद को मिलती है। पिछले 20 सालों से परिवार आज भी सरकार के उन वादों का इंतजार कर रहा है कि वो वादे कब पूरे होंगे। एलओसी गांव खड़ी करमाड़ा से रमेश पाली, जी मीडिया। 20 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, 2 डिकेड्स, और आज भी उनके फैमिली मेंबर्स इस इंतज़ार में हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट मिले। मैं ये बताना चाहता हूं अपने ऑडियंस को, ऑलमोस्ट 150 कंट्रीज़, इतने मुल्कों में जय हिंद जनाब देखा जा रहा है, जी सलाम देखा जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं, सैल्यूट है उन बच्चों को, जो बच्चे अशफाक कह रहे थे कि वो भी फ़ौज में जाना चाहते हैं। मैं सैल्यूट करता हूं उनको। मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि ये बच्चे कश्मीर से हैं और मुसलमान भी हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कश्मीर का मुसलमान और एक कश्मीरी इस देश से, इस मुल्क से अलग होना चाहता है, उसको खारिज किया जाता है। मैं इसी सिलसिले में सीनियर पुलिस ऑफिशियल अजय भाटिया साहब से बात करना चाहूँगा। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हुए हैं आसिफ मसूदी साहब, जो कि बीजेपी लीडर हैं जम्मू कश्मीर से। सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीर इम्तियाज साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आसिफ साहब से पूछना चाहूँगा, आसिफ साहब, ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो कश्मीरी है या जो मुसलमान है वो अलगाववादी जो ताकतें हैं उनके साथ है, इस नैरेटिव को कौन सेट कर रहा है? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आप अपनी आवाज क्लियर कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जनाब। आसिफ साहब, कैन यू हियर मी? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये जी 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 आसिफ साहब, आवाज आ रही है? जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एक कश्मीरी और एक मुसलमान अलगाववादी ताकतों के साथ मिला हुआ है या इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल है, इन सारी बातों से आपने देखा जो बच्चे हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम फ़ौज में जाना चाहते हैं, हम मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि वहाँ के जो बच्चे हैं इस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। तो ये जो गलत नैरेटिव है वो कौन सेट कर रहा है?
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे क्वेश्चन बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। पहली बात यह है कि इस मुल्क के साथ, ये मुल्क हमारा भी है, जम्मू कश्मीर का भी मुल्क है। इस मुल्क के साथ जुड़ने के लिए पहले जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो फौज में आना चाहते हैं, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, तो आगे भी आएंगे। और जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा विक्टिम हुए हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर का पुलिस, जम्मू कश्मीर के पुलिस के हमारे जवानों ने, हमारे अफसरों ने, हमारे जितने भी यहाँ पर J&K पुलिस है, उन्होंने शहादत दी है। इस मिलिटेंट पिछले 32 सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस शहादत दे रहे हैं या इस मुल्क के लिए। हम उनको नमन करते हैं, हम उनके साथ बहुत हमदर्दी के साथ उनके साथ है, उनके परिवारों के साथ है, उनके परिवारों के साथ इस देश को, इस रियासत को, जितने भी यहाँ पर विक्टिम्स हुए हैं, पुलिस वाले हुए हैं, फौजी हुए हैं, CRPF के, BSF के, ITBP के, आर्मी के, जितने भी जवान शहीद हुए, जिनने शहादत दी मुल्क के लिए और इस रियासत के लिए, उन सबको हम भारतीय जनता पार्टी सलाम करती है। और भारतीय जनता पार्टी सब उन लोगों के साथ है, उनके परिवारों के साथ है और जम्मू कश्मीर के लोग भी उनके साथ है। कुछ लोग यहाँ बिगड़े हुए हैं जिन्होंने इस रियासत को जन्नत से जहन्नम बना दिया। आहिस्ता 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 वो दिन आ गए, अब उनकी खैर नहीं। अब उनका जो दुकानें चल रहे थे वो बंद हो गए। जम्मू कश्मीर का हर एक युवा जाग गया है, जम्मू कश्मीर का जवान जाग गया है, जम्मू कश्मीर की बेटियां जाग गई है, जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक अब जाग गया है उन ताकतों को जवाब देने के लिए जिन्होंने यहाँ 32 साल से इस रियासत को जन्नत से जहन्नम बना दिया। आसिफ साहब, 20 साल गुजर गए, ऑलमोस्ट 20 इयर्स, बड़ा लंबा समय है। क्या आप अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव लेंगे? क्या आप अश्योर करेंगे इनके फैमिली मेंबर्स को? क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से बात करेंगे? क्या आप हमारे होम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे, अमित शाह साहब से बात करेंगे? क्या आप कुछ पहल करेंगे ताकि इनको मदद मिल सके? देखिए, पिछले सरकारों ने यहाँ पर, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो देश का नागरिक हो, उनके साथ हमेशा जुल्म किया है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई, मैं इतना बताना चाहता हूँ, आज अगर जम्मू कश्मीर के पुलिस का कोई जवान या कोई अफसर मर रहा है, उनके लिए 1 करोड़ और 70 लाख रुपया की राशि रखी गई है जिनको वो एक्सग्रेशिया रिलीफ मिलता है और उनके परिवारों को नौकरियां में मिलती है। हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी इसमें विक्टिम्स है, मैं देश के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे जो SPO है, जो यहाँ पर 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 पर नौकरी करते हैं, उनके लिए भी एक राशि मुकर्रर की गई है। अगर उनमें से भी कोई इस झड़प में ड्यूरिंग इनकाउंटर कोई शहीद हो जाता है देश के लिए, और उनके लिए एक राशि रखी गई है, उनके लिए एक एक्सग्रेशिया रिलीफ रखा गया है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। ये खाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने हर फौजी के लिए हर टाइम, जब भी कोई त्यौहार होता है, फौजियों के बीच में जाकर वो हर एक त्यौहार मनाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो 70 सालों से यहाँ अलगाववाद कांग्रेस ने दामाद बनाकर रखे थे, उनको रखा था दामाद बनाकर, यहाँ के अलगाववादियों को मीटिंगों में बुलाते थे। नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि देश एक है, यहाँ एक विधान, एक प्रधान, एक निशान चलेगा, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में शांति लाएगी और हम इसमें वादाबंद है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का विकास भी होगा, जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक से इंसाफ होगा। आसिफ साहब, आप हमें कोई टाइम फ्रेम देना चाहेंगे कि कितने समय में आप इनकी मदद कर पाएंगे? कोई टाइम फ्रेम देंगे आप? देखिए, आज आप देख रहे हैं कि कितने हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस किस तरह काम कर रहे हैं मिलिटेंटों के खिलाफ, यहाँ के अलगाववाद के खिलाफ। धीरे धीरे अब बदकिस्मती ये हो गई कि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोविड की वजह से परेशान है। उसके साथ साथ हमारा देश भी, जो हमारे हिंदुस्तान, ये भी परेशान है, जम्मू कश्मीर भी उस चीज़ से परेशान है।
अल्लाह करे ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में शांति और अमन चैन सुकून, यहाँ अब सब जवान जितने भी यहाँ पर हमारे नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो लद्दाख के, चाहे कश्मीर के, चाहे जम्मू के, पुंछ के, राजौरी के, जहाँ पर भी यह मिलिटेंसी है, उस मिलिटेंसी को यहाँ का जवान, यहाँ का आवाम, यहाँ का नागरिक, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बच्चा, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन अब खत्म करना चाहते हैं। हम लोग इस झंझट से तंग आ गए। आप नरेंद्र मोदी जी के साथ सारा देश और जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा जम्मू कश्मीर का नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो कश्मीर में शांति लाने में बहुत सफलता हुई है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा और होगी। हम उम्मीद करते हैं आसिफ साहब आप फैमिली की मदद करेंगे और जो भी मुनासिब हेल्प होगा आप करेंगे। और मैं अल्ताफ से बात करना चाहूँगा। अल्ताफ और अशफाक, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अल्ताफ बेटा आवाज़ सुन पा रहे हो? जी सर जी। हाँ बेटा, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आपके जज्बे को, और विद डीप रिगार्ड्स मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानो ताला से कि आपके पिताजी को जन्नत नसीब हो, एक आला मुकाम मिले और आपके घर में सुकून और बरकत हो। सिर्फ हम ही नहीं, सिर्फ जी परिवार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा साउथ एशिया आपके साथ है। पीस को मेंटेन अगर आप करते हैं उस रीजन में, तो पूरे साउथ एशिया में पीस इस्टेब्लिश होता है, और पूरे साउथ एशिया में अगर पीस इस्टेब्लिश होता है तो पूरे दुनिया में पीस इस्टेब्लिश होता है। तो इस प्लैनेट को और खूबसूरत बनाने के लिए, इस पूरे अर्थ को खूबसूरत बनाने के लिए, पीसफुल रखने के लिए एक बहुत अहम काम है कि हम कश्मीर में पीस को मेंटेन करें। आप अल्ताफ, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ अल्ताफ, आप ये बताएं कि बेसिक जो इश्यूज हैं, कहाँ पे 20 साल एक बड़ा लंबा समय होता है, किन लोगों से आपने मुलाकात की, कहाँ पे बात की, कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे रहा, इतना लंबा समय क्यों लग गया? सर जब हमारे पिता की डेथ हुई थी तब हम बहुत छोटे थे, 9-10 साल की उम्र थी, तो उस टाइम तो हमें इतना पता नहीं था, लेकिन इतनी याददाश्त भी खोई नहीं थी। हमारे पास DIG साहब उस टाइम आए, पुलिस के काफ़ी जो थे अफसर हमारे पास आए, तो हमारे साथ बहुत उन्होंने वादे किए कि आप जब बड़े होंगे तो आपको पूरा जो है अपने पिता की जगह पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो बाद में जब हम 18 साल के बाद उम्र हमारी पूरी हुई थी, हमने DG साहब के पास गए भी, लेकिन बोलने लगे हो जाएगा हो जाएगा, आज तक बेटी में बस इंतज़ार ही में बैठे रहे। तो हमें बहुत जो है अपने पिता के ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी जान जो है देश पे कुर्बान की, लेकिन दुख भी होता है जब ये सोचते हैं कि हमें आज तक कोई उसके खिलाफ जो है नहीं मिला, कोई उन्होंने ना हमें किसी पुलिस में ले गए, ना कोई और बेनिफिट, ना कुछ। तो बस दुख तो होता ही है, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो सीना चौड़ा भी होता है। अपने पिता की बात सुन करके उन्होंने जब इनकाउंटर हुआ तो 2 मिलिटेंट को मार गिराया और अपनी जान भी जो है देश पे कुर्बान कर दी। उसके बाद आज तक ऐसे ही थे, रिक्शा चलाकर अपना बस घर का निज़ाम जो है पूरा कर रहे हैं और इंतज़ार में आज तक बैठे हैं। और अभी भी हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारी बात सुनेंगे और अल्लाह करेगा हमें कुछ ना कुछ अपने पिता की जगह कुछ ना कुछ कोई ना कोई ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। आपके ब्रदर हैं वहां पे, सुन रहे हैं? आपके भाई बैठे हैं? जी जी जी। आप मेरी बात कराना। आप अशफाक, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप लोगों ने क्या आपने DGP से बात की? क्या आपने किसी कैबिनेट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा? क्या आप दिल्ली तक कभी आए?
आपकी आवाज़ में टेक्निकल कोई ग्लिच है। मैं बात करना चाहूँगा पीर इम्तियाज़ उल हसन साहब से। पीर इम्तियाज़ साहब, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? इम्तियाज़ हसन साहब, कैन यू हियर मी? आसिफ साहब जी, कैन यू हियर मी? आपको आवाज मिल रही मेरी? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ आसिफ साहब, मैं ये आपसे पूछना जी, चाहूंगा कि ये जो दिखाया गया, जो स्टोरी हमारे रिपोर्टर ने वहाँ से भेजा है, जिसको सभी लोगों ने देखा, ये एक बड़ा लंबा समय गुजर चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके फाइल को क्या आप पर्सनली लेकर के कंसर्न मिनिस्टर्स के पास जाएंगे और क्या इस इशू को रेज करेंगे ताकि इन परिवार वालों को जल्द से जल्द किसी तरह की कोई राहत मिल सके? आई जस्ट वॉन्ट योर एश्योरेंस। देखिए, इसमें कोई होम मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना डिफेंस मिनिस्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसका एक अपना इनका कमेटी होती है जिसमें ये पास होता है। जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर कोई है, उनकी कमेटी एक होती है जिसके हेड डीजीपी J&K करता है, या आईजीपी होता है, या बाकी जितने भी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर उसके साथ होते हैं। इसी तरह आर्मी में भी होता है। जो आप देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको टाइम लगता है। कुछ फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली डिस्प्यूटेड होता है। अगर किसी का पति मरता है, उनके भाई भी उठते हैं, बहन भी उठती हैं, उसमें फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ सालों उसमें लगते हैं। जब तक फैमिली डिस्प्यूट खत्म नहीं हुआ तब तक SRO नहीं बनता। ये रूल है और उसमें टाइम लगता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जब से मैं खुद इस मिलिटेंसी का एक विक्टिम हूँ, क्योंकि हमने बहुत सफ़र किया। मेरे पुलिस के साथ बहुत वास्ता है। मेरे फैमिली भी एक पुलिस, मेरी जो वाइफ है पुलिस अफसर की बेटी है, मैं भी एक पुलिस अफसर का बेटा हूँ। इस तरह जो यहाँ माहौल बना है, सारे यहाँ विक्टिम्स बन गए हैं। मगर 20 साल जो लगे हैं वो लगे खाली इस वजह से कि फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं। मगर इसमें एक रूल है जो SRO 43 के तहत जो ये अपॉइंट होते हैं, इनके जो रिलेशन क्लोज रिलेशन, जो भाई हो, अगर अनमेरिड हो उसका बदले भाई लगता है, या बहन लगती है, या बीबी लगती है। उसमें मुझे नहीं लगता थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम लगता है। तब भी अगर इसमें कोई इनको ये टाइम लगा है, मैं DG साहब से बात करके, मैं उनसे कल जब यहाँ प्रेसिडेंट साहब वापस निकलेंगे, हमारे देश के प्रेसिडेंट साहब यहाँ आए हैं तो वो वापस निकले, मैं जम्मू कश्मीर के DGP साहब से बात करके, और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बात करने पड़ेगी, इन फौजियों के लिए, पुलिस वालों के लिए, CRP के लिए, BSF के हर एक जवान के लिए हम इनको नमन करते हैं, हम इनको सलाम करते हैं। इनकी शहादत को जहां भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को इनकी मदद करनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा मदद करते आए हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट पे जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पीर इम्तियाज साहब से हम बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते वो लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे।
वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग जय हिंद जनाब। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल एक्टिविस्ट मीर इम्तियाज साहब। मीर इम्तियाज साहब, आपसे क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी लो आ रही है आवाज, इरफान जी आवाज लो आ रही है, स्लो आ रही है। जी, अब क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं इम्तियाज साहब? जी जी जी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट है और जम्मू कश्मीर वैली में काफ़ी वक्त से आप वहाँ काम भी कर रहे हैं। अब और तब में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? आज से 5 साल पहले और अब अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? सर मैं आपको अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना मैं पता, पहले तो मैं इरफान जी आपको और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से आदाब। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज से 5 साल पहले जो स्थिति थी वहाँ की, जो सिचुएशन था वहाँ पे जम्मू कश्मीर वैली में, अब सिचुएशन कैसा है? हाउ इज़ द सिचुएशन नाउ? अभी की स्थिति कैसी है? आप किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहे हैं? कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं? किस स्थिति का जवाब चाहिए आपको? मिलिटेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। सर देखिए, मैं एक, जैसे कि आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एक ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का लीडर हूँ। मिलिटेंसी से मेरा दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। ना हम इस काउंटिंग में पढ़ते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारा काम है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की सेवा करना, उनके इश्यूज देखना क्या है, और उसके साथ मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एक फोरम चलाता हूँ, रिहैबिलिटेशन अलायंस कश्मीर, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, जिसके द्वारा हम लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। वो हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है, ना मुस्लिम है सामने या नॉन मुस्लिम है। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, जो भी लोग हम आइडेंटिफाई होते हैं कि फलाना जगह वहाँ कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, कोई लाचार है, हम उसकी मदद करने के लिए दौड़े चले जाते हैं। जैसे कि हाल ही में आपको मैं एक उदाहरण दूँ, आपने हाल ही में एक प्रोग्राम चलाया था जी सलाम ने बेमिना में। वहाँ वो बाहर से आए थे, वो लेबर क्लास जो बाहर से यहाँ आती है, तो वो उन्होंने बेमिना में कैंप लगाए थे, जहाँ उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो भूखे मर रहे थे। तो जैसे ही मैंने जी सलाम पे ये प्रोग्राम देखा, तो मैं तुरंत, आपका एक न्यूज़ एडिटर है, प्रेस रिपोर्टर है शौकत साहिल, मैंने शौकत साहिल को फ़ोन करके फ़ौरन अपने घर बुलाया। उसको घर बुला के, मेरे ख्याल से 11 बजे का टाइम था, रात के 11 बज चुके थे, और मैं वहाँ चला गया। मैंने वहाँ उनकी सिचुएशन देखी, उनके हालात देखे, और मैंने उनसे वादा किया कि मैं कल सवेरे आपके पास आऊँगा, राशन लेकर आऊँगा, जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो मैं सुबह सवेरे, मैंने शौकत साहिल को बुलाया और मैं वहाँ चला गया। मैंने उनको वो ज़रूरत का सामान मुहैया करके उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी, उनके चूल्हे जलाए, उनके बच्चों को खाना दिया, उस सारे परिवार को मैंने खाना दिया। ये मेरा काम है। अब मिलिटेंसी कहाँ पहुँच गई है, आज की डेट में मिलिटेंसी का रेट क्या है, इसकी तरफ हम ध्यान बहुत कम देते हैं, ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम ध्यान देते हैं फिर देते हैं ट्रेड की तरफ। ट्रेड में हमारा क्या हाल है, हमारी बिजनेस इकोनॉमी जो है वो कहाँ पे है, हमारा बिजनेस का क्या हाल है, वो कहाँ गिर रहा है ऊपर जा रहा है। हमारे ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, ट्रांसपोर्ट है, जिंदा है, मर गया, क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सेगमेंट यहाँ है, हमारे ट्रांसपोर्टर आज भिखारी बन गए हैं, वो लिटरली भीख मांग रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को देखूं कि उस चीज़ को देखूं, मेरे पास जो मैंडेट है मैं तो उसी को देखूंगा ना। मेरे पास मैंडेट है ट्रेड का, मेरे पास मैंडेट है ट्रांसपोर्ट का, मेरे पास मैंडेट है लोगों को मदद करने का। लोगों को अगर किसी के घर में रोटी नहीं है, मैं उसको रोटी खिला दूं। जी, अगर ट्रेड में कमी आई है, अगर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ये सिचुएशन है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलिटेंसी अगर है, अगर इनसिक्योर रहेंगे लोग वहाँ पे, तो कोई भी
मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई भी कॉरपोरेट कश्मीर वैली में जाके इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगे। सब एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। मैं अजय भाटिया साहब से बात करना चाहूँगा। अजय भाटिया साहब एक सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अजय जी? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ इरफान साहब। वेरी गुड इवनिंग। और बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि मैं आज आपके कार्यक्रम में जुड़ रहा हूँ। बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से कश्मीर में जो मिलिटेंसी इतने वर्षों से हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा? अभी जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो पहल कर रही है, इलेक्शंस की बात हो रहे हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज में कमी आ रही है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर रीडिंग? इरफान साहब देखो, सच बताऊं तो ये समस्या ना वो बहुत हद तक बहुत पुरानी है और एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। मगर मैं मानता हूं फिर भी आज की डेट में एक बड़े परसेंटेज में, मान लीजिए कि 80% तक मैं मानता हूं कि 80 या 90% तक हमने उसको कंट्रोल, हमारी सेनाओं ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल करके कंट्रोल कर लिया है। सेना के लिए अभी भी बहुत एक मतलब थोड़ा सा तो मुश्किलें हैं हालात वहां पे। कुछ एक एरियाज हैं जहां पे कि लोग अभी भी हथियार डालने को और देश के साथ समझौता करने को और सम्मान के साथ नहीं है। शायद इसके पीछे कोई ये कारण हो सकता है कि जो बाहरी ताकतें हैं जो देश के विरुद्ध काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ पे किसी को उकसाती रहती हैं बेसिकली। तो देखिए ये सब तो चलता रहेगा, मगर मेरा मानना है कि अगर धीरे धीरे वहां पे जो भी वहां के विस्थापित हैं हिंदू जो हैं, अगर वो वापस जाते हैं, स्थापित होते हैं और जो एक सरकार ने नए कदम उठाए हैं, उससे मैं तो बहुत आशान्वित हूं कि एक बड़ी समस्याएं जो बहुत इश्यूज थे, इस सरकार ने बहुत सारी चीजों को बहुत बड़े बड़े कदम उठा के और हिम्मत के साथ उनको समाधान किया। चाहे वो अयोध्या मसला है, 370 है, या जो भी और बड़े बड़े मसले हैं जिनको की छूने से या उनका एक हवा क्रिएट किया हुआ था, आज उनका समाधान ऐसे निकला है जैसे लगता है कि ये कोई बड़ी समस्या ही नहीं थी। हम अपनी समस्याएं कम करेंगे तभी तो देश आगे चलेगा। हम किसके लिए सोचेंगे बताइए आगे। अजय साहब, मुझे ये पता चला है कि आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और आप लिखते बहुत अच्छा हैं, सोशल इश्यूज पे आप काम करते हैं और जो विक्टिम फैमिलीज होती है जो सब फोर्सेस में हैं उनकी आप मदद करने की कोशिश भी करते हैं और आप चुपचाप करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है, कारगिल सिचुएशन हुआ या कोई सा भी हादसा होता है, उस इवेंट को हाइप देते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। विजय दिवस है, कल ही विजय दिवस है और आज ये इत्तेफाक है कि ये तो कांस्टेंट एक प्रोग्राम चल रहा है, ये एक डेलिब्रेट एफर्ट है जी मीडिया का, जी सलाम का, कि हम अपने फोर्सेस को ना भूलें। मैं इरफान साहब एक बात कहना चाहूंगा कि मीडिया अपना रोल, जब तक आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, मुझे कोई शक नहीं है कि जो बिना किसी लाग लपेट के और बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट बात कहते हैं, देश के हित की बात कहते हैं, उनका आपका किसी से कोई लेना देना नहीं रहता कि ना इस गुट से जुड़े हैं या उस गुट से जुड़े हैं। और देखिए, इस देश में एक नारा दिया गया, जय जवान जय किसान, और जब तक हम इन दोनों का ही सम्मान नहीं कर पाएंगे ढंग से तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम देश के लिए सोच ही नहीं सकते। ये बेस हैं दोनों, जय जवान जय किसान। और जवान के लिए तो हर दम सोचना है। सरकार ने बहुत कुछ चीजें चेंज की आते ही, जो कुछ हमारे जवानों के कुछ समस्याएं थी जो कि कई सालों से चल नहीं रही थी। 1 पेंशन 1 रैंक के ऊपर कुछ काम हुआ, उसके लिए हुआ। आज सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आप चाहे इसमें देख लीजिए कि उरी में देख लीजिए। और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं पीछे 1 हफ्ता ले में व्यतीत करके आया और जहां भी गया आप देखिए कि ले में, चाहे वो नुब्रा वैली है या लद्दाख है या कारगिल है,
इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया सड़कें बनाई गई हैं कि लगता ही नहीं है कि कहीं कोई सेना के लिए कोई मुश्किल है, और सेना के लिए और बहुत सारी चीजों का प्रोविजन किया जा रहा है। तो देखिए, हमें जवान और किसान दोनों के लिए ही एक साथ सोचना पड़ेगा। थैंक यू अजय जी। हमारे रिपोर्टर रजा साहब जुड़े हुए हैं। शोएब, कैन यू हियर मी? शोएब, जी, एक लंबे समय से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, जी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जी सलाम द्वारा, जय हिंद जनाब, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको लोगों से, और आपको एज अ जर्नलिस्ट कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, इस तरह के जो प्रोग्राम है उसका रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव है, और एक ये कोशिश जो जी सलाम की तरफ से, हमारी तरफ से लगातार हमारी टीम की तरफ से की जा रही है, इसका ही असर है कि अब इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत हो रही है। देखिए, हम कई लंबे वक्त से ये माहौल देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, या ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो जवानों की शहादत है वहाँ से लगातार खबरें आती रहती है। उन परिवारों का 5-5 साल के बाद, 10-10 साल के बाद, आज जो हम खबर दिखा रहे हैं कि 20 साल के बाद के जो हालात है वो यकीनन दिल दुखाने वाले होते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी एक बेचैनी ये रहती है कि क्यों हुकूमती सतह पर एक मॉनिटरिंग इस तरह से कोई टीम नहीं बनाई जाती जो ऐसे परिवारों को देखे जिनके बेटों की, जिनके पिता की शहादत हुई है, और उसके बाद परिवार को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। उनकी जिम्मेदारी सरकार की भी थी, समाज की भी थी, लेकिन उस तरह से जिम्मेदारी नहीं उठाई गई। हम आज जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 20 साल हो गए हैं और परिवार की जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। इस तरह के हम लगातार जो एपिसोड हर हफ्ते दिखा रहे हैं वो ये बात जाहिर कर रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग की जो बात है कि कोई टीम इस तरह की होनी चाहिए हुकूमती सतह पर, क्योंकि आर्मी की तरफ से हम देखते हैं कि वो अपने लोगों को नहीं भूलते। वो लोग परिवार वालों को भी बुलाते हैं, जो शहादत होती है हर साल, जो कार्यक्रम होता है, जो प्रोग्राम होता है, और दूसरे तरीके से भी मदद करते हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर उस तरह से जिम्मेदारी शायद नहीं निभाई जाती। जब कोई शहादत होती है उस वक्त ऐलान होते हैं, लेकिन उसके बाद साल दर साल जो परिवार है वो सिर्फ इंतज़ार करता रहता है। ऐसी भी तमाम जो खबरें हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस तरह से भी कुछ परिवार की स्टोरीज़ कर रहे हैं, चाहे वो SPO की बात करें या होमगार्ड की बात करते हैं या CRPF की बात करते हैं। कई ऐसे फोर्सेस हैं जो लोग जिन लोगों को शहादत के बाद कुछ आर्थिक मदद तो मिलती है लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाती उनके परिवारजनों को, और उनके परिवार के लोग कई बार इकलौते वो शख्स होते हैं जिनकी शहादत हो जाती है। उसके बाद परिवार के लोग या उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती है, और घर चलाने के लिए भी कई बार उनके पास जो पैसा होना चाहिए, जो मदद होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। तो इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी है। तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार की भी, और जो लोग जो मदद करना चाहते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने वतन के लिए या हमारी हिफाजत के लिए अपनी शहादत दी है, यकीनन उन तमाम लोगों की हमारी भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है, सरकार के साथ साथ ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए और इन तमाम लोगों की मदद की जाए। तो हमारी तो कोशिश यही है कि लोगों को बेदार भी किया जाए, जागरूक किया जाए, और सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाए। थैंक यू शोएब, थैंक यू, कीप अप द गुड वर्क। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आप इसको जारी रखें, और नॉट जस्ट जम्मू एंड कश्मीर बट एंटायर इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में आप अपने स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स से बात करें। हमारे इनपुट एडिटर हैं आसिफ साहब, उनसे भी बात करें। हमारे जो आउटपुट एडिटर हैं अब्बास, उनसे भी बात करें, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, असाइनमेंट के साथ मिल करके। और जितने भी क्लस्टर्स हैं हमारे, जितने भी चैनल्स हैं, उन सब रिपोर्टर्स के साथ आप बात करके इसको बहुत स्ट्रांगली कोऑर्डिनेट करें और टॉप प्रायोरिटी पे रखें इस चीज़ को। TRP वगैरह बात की बात है, हम TRP पे अभी ध्यान ना दें, हम उस पर ध्यान दें कि मुल्क के लिए जो शहादत दे रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने फैमिली के हैप्पीनेस को, हमें उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनके लिए काम करना है, एक साथ जुड़ के काम करना है। मैं इम्तियाज साहब से बात करना चाहूँगा। इम्तियाज साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? अल्ताफ अशफाक, आप सुन पा रहे हैं? जी।
अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी आपको माहौल में कोई फर्क नजर आया है वहां पे जम्मू कश्मीर वैली में? मिलिटेंट एक्टिविटी में कोई फर्क नजर आया है आपको अभी पिछले 2 सालों में? कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, कैसा है? कम हो गया सर, सुन तो यही रहे कि कम हो गया, इधर तो हमने कुछ देखा नहीं आज तक, लेकिन सुनते रहे कश्मीर साइड का कि उधर है, तो उधर भी आप बिल्कुल हालात ठीक लग रहे हैं, मिलिटेंसी बहुत कम लग रही है, सुनते हैं खबरों में देख रहे हैं। आसिफ साहब, आसिफ साहब, कैन यू हियर मी? हेलो आसिफ साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आप ये देखिए, जो भी वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, अभी ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे इम्तियाज साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जो जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पुलिस फोर्सेस वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, अक्रॉस द टेबल एक बार बैठ करके उसको कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली जी सलाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने मैसेजेस, अपने आप सुझाव आप भेज सकते हैं, एंड वी विल टेक इट। देखिए, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितने भी, चाहे यहाँ टूरिज्म है, चाहे यहाँ ट्रांसपोर्टर है, चाहे यहाँ बिजनेसमैन है, चाहे यहाँ शॉपकीपर्स है, चाहे यहाँ किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने भी लोग हैं इस जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर वैली में, सारे लोग इस मिलिटेंसी के शिकार बन गए हैं। पिछले 32 साल 33 साल हो गए इस मिलिटेंसी को, यहाँ सारे शिकार। मैं सब लोगों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन लोगों को इस झंझट से निकालने में मदद चाहिए, हम करते हैं और इंशाल्लाह आगे करते भी रहेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक ये पुलिस का मसला है, जो पुलिस की फैमिली आपने आज इसमें इन्वॉल्व की थी कि इसके मसले हैं, मैं आपके माध्यम से डीजी साहब से एक अपील करना चाहता हूँ, हर एक और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से, कि इसमें एक कमेटी बननी चाहिए। विदिन 15 डेज जितने भी इनके कागजात है वो तैयार होने चाहिए। विदिन 15 डेज इस फैमिली को वो रिलीफ मिलनी चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा हो, कोई भी इनके इसमें जितने भी मसले होंगे वो विदिन 15 डेज। मैं देश के गृह मंत्री से भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, और यहाँ के जम्मू कश्मीर का जो डीजीपी और एलजी साहब है, खासकर यहाँ के एलजी साहब और डीजी साहब को, कि जितने भी जम्मू कश्मीर के जवान हमारे शहीद हो गए पुलिस के, चाहे वो एसपी हो, चाहे पुलिस अफसर हो, चाहे पुलिसमैन हो, सबको एकदम ये विदिन 15 डेज ये सब प्रक्रिया इसकी पूरी करनी चाहिए। उनके घर जाकर उनको नमन करके हमें उनका सारा, उनको दफ्तरों की ठोकरें नहीं खानी चाहिए। उनको हमें घर जाकर जितना भी इनका बनता है वो घर जाकर देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम चलाया, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, सबकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटे, आप लोगों ने जी सलाम के साथ बातचीत की। हम ये अश्योर करते हैं कि वी विल कॉन्स्टेंटली बी विथ यू गाइज, और इस काम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जनाब।